नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश। इस दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं सब लोग, बिहार बोर्ड के क्लास 12 का मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू किया हूं और बेसिकली मैं उस ऑब्जेक्टिव के टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूं। बिहार बोर्ड में जो इंटर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, विशेषकर बायोलॉजी के लिए मैं ये ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू किया हूं। इस ऑब्जेक्टिव सीरीज का मैंने नाम रखा है सुपर फास्ट एक्सप्रेस बैच। तो इसी से आप मतलब 12th क्लास के बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव सीरीज को आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप फिर से हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सही है, हमें मोटिवेट करते रहें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस ऑब्जेक्टिव सेशन के शेड्यूल को मैं लेकर चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। स्पेशली मैं फिर से एक बार कह दूँ कि अगर जो स्टूडेंट्स बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी स्पेशल है, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत स्पेशल है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बायोलॉजी के ऊपर मैं हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत नीट एंड क्लीन मतलब क्लियरली जो है पूरा डीपली डिस्क्रिप्शन और मतलब क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में बताऊंगा। इसमें देखना आप लोग को। आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज को, हम लोग आगे लेकर चलते हैं। इस सुपर फास्ट एक्सप्रेस को देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आइए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है। वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है। वीर्य मतलब होता है सीमेन कहते हैं। सीमेन कहते हैं, जैसे स्पर्म हुआ, स्पर्म को सीमेन के अंदर रखा जाता है। तो ये शुक्राणु इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसको हिमीकृत किससे किया जाता है। आप अक्सर गांव देहात में देखते होंगे से ये कि जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं वो देखेंगे कि मतलब नाइट्रोजन का तरल पदार्थ भरा रहता है, उसी में सीमेन को जो है हिफाजत से, शुक्राणु को हिफाजत से रखा जाता है। कारण यह है कि वो जो है टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अगर मान लीजिए स्पर्म को अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जाए, एक सामान्य तापक्रम पर रखा जाए, तो हो सकता है स्पर्म मतलब नष्ट हो जाए। तो स्पर्म को जिंदा रखने के लिए, स्पर्म को, शुक्राणु को जिंदा रखने के लिए जो है मुख्यतः उसे मतलब ऑप्शन दिया गया है कि तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत, तरल नाइट्रोजन में, यही आपका सही आंसर है। उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है और नाइट्रोजन गैस में ही मतलब वीर्य को हिमीकृत किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में ये तो नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो फिर ये बर्फ भी जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर ये भी मेंटेन नहीं पाएगा, और इनमें से सभी ये गलत होगा। तो आप इसका सटीक आंसर मानेंगे, वीर्य को हिमीकृत करने के लिए तरल नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, और तरल नाइट्रोजन में ही वीर्य को हिमीकृत किया जाता है, जिससे शुक्राणु सीमेन में जो सुरक्षित रह पाए और वो जिंदा रह पाए, सर्वाइव कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गी में होती है। निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गी में होती है, ये आपका दिया गया है। स्मट ये नहीं है, हैजा ये भी नहीं होगा, ये भी दोनों ये भी गलत है आपका। रानीखेत ये ऑप्शन आपका सही है। देखिएगा मुख्यतः रानीखेत डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि मुर्गा जो है ना, मुर्गा या मुर्गियाँ जो होती है वो नॉर्मली वो दस्त करने लगती है। दस्त होने की वजह से जो मतलब मुर्गी फार्म के जितने भी मुर्गियाँ होते हैं वो सब जो है प्रभावित होने लगती है। तो इसलिए मुर्गियों में जो है सबसे हार्मफुल, सबसे खतरनाक डिजीज जो होता है वो रानीखेत होता है। तो इसको आप सही मानिएगा, ये आपका विकल्प सही है। इस विकल्प की तरफ आप जाइए। फिर से कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गी में होती है। तो मुर्गी में मुख्यतः रानीखेत की बीमारी। स्मट ये नहीं है, हैजा भी नहीं होगा आपका, सही है, और ये दोनों तो नहीं होगा। रानीखेत को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 यह है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या है। फ्यूजोजन मतलब होता है संयोजन। फ्यूजोजन मतलब संयोजन कह लीजिए, संयोजन। तो प्रोटोप्लास्ट जो है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या होता है। तरल नाइट्रोजन है, पीईजी, तरल नाइट्रोजन ये तो नहीं होगा प्रोटोप्लास्ट का, पीईजी। इसको पीईजी का मतलब होता है पॉली इथिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, इसी को शॉर्ट में पीईजी कहते हैं। और इसी में जो है प्रोटोप्लास्ट को संयोजन किया जाता है, प्रोटोप्लाज्म को संयोजित किया जाता है। लैक्टिकम ये आपका गलत आंसर दिया है।
लैक्टिक अम्ल नहीं होगा, ये बेसिकली इनमें से सभी ये ऑप्शन आपका गलत है। तो आप सही मारेंगे PEG, ये आपका बी करेक्ट आंसर है, बी ये सही आंसर है PEG। PEG का मतलब था पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। तरल नाइट्रोजन हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में बात किए थे कि इसमें जो है सीमेन को हिमीकृत किया जाता, रखा जाता है, इसको देखा जाता। तो लैक्टिक अम्ल नहीं होगा इनमें से कभी नहीं। तो याद रखिएगा PEG में ही प्रोटोप्लास्ट को कल्चर किया जाता है या प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजोजन किया जाता है या संयोजित किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है। ऑन्कोलॉजी जो है मुख्यतः कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी जो है वी आर स्टडी अबाउट कैंसर अगर पूछ दे कैंसर यह है क्या, तो हम सीधा सा एक डेफिनेशन देंगे, अनकंट्रोल ऑफ माइटोसिस डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। जब माइटोसिस सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता, अनियंत्रित हो जाती है, तो सेल्स का लोथरा निकल जाता है जिसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर, वही ट्यूमर धीरे धीरे बड़ा होता है, पहले तो मतलब घाव का रूप लेता है, फिर अल्सर हो जाता है, अल्सर डायरेक्टली चेंज कर जाता है कैंसर में। तो मुख्यतः जो है कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। आपको ऑन्कोजीन दिया गया, ये कैंसरस जीन होता है, कहने का मतलब प्रो ऑन्कोजीन में अगर कन्वर्ट हो जाए तो कैंसर का कारण बनता है, कैंसर का कारण बनता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोजीन, ये आपका गलत है। ए और बी ये भी दोनों गलत है, ए और बी दोनों नहीं, बस एक कैंसर होगा और विषाणु, ये तो आपका गलत ही है, ये भी गलत है। तो ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, कैंसर का अध्ययन है, विषाणु का अध्ययन नहीं कहेंगे, वायरोलॉजी हो जाएगा इसका अध्ययन से, ये भी आपका गलत है, ये तो नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, लगाइए इसमें कैंसर। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो कैंसर का अध्ययन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा जा रहा है कि इडली एवं डोसा जो बनाया जाता है वो आटा के किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। मतलब इडली और डोसे बनाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, जीवाणु, ये आपका गलत होगा, जीवाणु का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लैक्टोबैसिलस दही जमाने में प्रयोग किया जाता है, ये भी गलत होगा। विषाणु, ये भी गलत होगा। विषाणु का ये ईस्ट आपका सही आंसर है। मुख्यतः देखिएगा खाबर सोडा भी हम लोग इसको कहते हैं। मुख्यतः जो ईस्ट होता है वह किसी भी, चाहे वो इडली हो, डोसा हो, या फिर मान लो जलेबी बनाया जाता है, या जो भी जो मतलब बेसन का जो आइटम तैयार किया जाता है, उन सब में आप देखेंगे कि मुख्यतः ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट क्या करता है, उस आटे को सुगंधित बना देता है, सही है, उसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसमें उसमें खुशबू आने लगती है और वो स्वादिष्ट भी हो जाता है व्यंजन। इसलिए मुख्यतः ध्यान रखिएगा कि जो इडली हो या डोसा हो, उन सब में आटे में जो प्रयोग किया जाने वाला चीज है उनको हम लोग ईस्ट कहते हैं। ये आपका सही आंसर होगा, इसमें आप टिक लगाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है। टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेलिशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेलिशियंस, ये यही सही आंसर है आपका, ये इसी में पाया जाता है। इकोलाई, ये इसमें नहीं, प्लाज्मिड बैक्टीरिया इसमें नहीं पाया जाएगा। इश्चरिचिया कोलाई, ये बी कोलाई, ये भी इसमें भी नहीं पाया जाएगा। इनमें से सभी ये आंसर आपका गलत है। तो मुख्यतः आप देख ध्यान रखेंगे, जो टीआई प्लाज्मिड होता है, पूछेगा क्वेश्चन टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। इसी ट्यूमिफेशियंस में जो है मतलब यह टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। तो एगारोज जेल होती है, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में देखेंगे, फॉरेंसिक लैब में जो है मुख्यतः जो डीएनए का टेस्ट होता है, फॉरेंसिक लैब में जो क्रिमिनोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, जिसमें डीएनए का टेस्ट किया जाता है, तो उन समय देखिएगा एगारोज जेल का प्रयोग किया जाता है। और एगारोज जेल जो है मुख्यतः समुद्री घास से बनाया जाता है, समुद्री घास से इसको तैयार किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन 1 है समुद्री घास, ये समुद्री घास ये सही ऑप्शन है आपका, इसी को आप मारिएगा। एगारोज जेल जब भी तैयार किया जाएगा समुद्री घास से, मक्का से आप नहीं तैयार करेंगे, मक्के से हम लोग मक्के की रोटी खाते हैं। साइकस ये भी नहीं होगा, नग्नबीजी पौधा, साइकस ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा, सही है। तो आप सही आंसर मारिएगा। एगारोज जेल जो होती है वो इसका तैयार करने के लिए समुद्री घास का प्रयोग किया जाता है इससे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है अनुवांशिकी कूट में कितने कूट होते हैं। अनुवांशिकी कूट में कितने, जेनेटिक कोड इसको इंग्लिश में बोला जाता है, जेनेटिक कोड। आप देखेंगे कहता है जेनेटिक कोड, या मुख्यतः जो है कई वैज्ञानिक आए, कई तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया, बोला गया कि
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये प्रोटीन बनाने के लिए एक टेप होता है। हम लोग के बॉडी में कॉर्ड जो होता है वो प्रोटीन बनाने के लिए कॉर्ड के रूप में निश्चित रहता है, जिससे प्रोटीन बनता है। तो 4 कॉडोन को अगर 4:4 में रखा गया, चाहिए, तो इससे 4 ही कॉडोन प्राप्त हो रहे थे। तो ये इम्पॉसिबल हो गया, बोला ये नहीं होगा। इसी को डबलेट नेचर का किया गया, द्विगुणित नेचर का किया गया, तो इधर भी जो है ये ले लिया गया। इधर के आधार पर किया गया, तो फिर ये 4×2 8, 8×2 16, आप देखिएगा मतलब 16 कॉर्ड तैयार किया जाएगा। अगर इस डिप्लेट नेचर का किया जाएगा 16 कॉर्ड प्राप्त होगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। 16 जब भी अनुवांशिक कॉर्ड होता है ना, वो ट्रिपलेट नेचर का होता है, सही है, त्रिगुणित नेचर का होता है। जिस त्रिगुणित नेचर में मतलब मुख्यतः देखेंगे, ये आपका गलत आंसर आ जाएगा, ये भी गलत आंसर आ जाएगा। अगर इस वीडियो को डिटेल से और देखना हो तो हमारे मतलब आप प्लेलिस्ट में जाके जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ, उस पर जाकर आप इसको देख सकते हैं बहुत डिटेल से। जेनेटिक कॉर्ड को मैंने बहुत डिटेल से बताया है, ठीक है। फिलहाल मैं ऑब्जेक्टिव सेशन लेके चल रहा हूं, तो डिटेल से मैं बता नहीं पाऊंगा। तो ये 32 ये भी गलत है आपका, इसमें सटीक आंसर होगा 64। किसी भी जीव में 20 प्रकार के अमीनो एसिड से 20 प्रकार के अमीनो एसिड से सही ऊपर अगर जब रहेंगे, 20 प्रकार के अमीनो से पाया जाता है, उससे अगर ऊपर रहेगा तभी जाकर जो है हम लोग मतलब प्रोटीन बन सकता है हमारे बॉडी में। लेकिन बाकी जो 20 प्रकार के बाकी जो बच जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली डिजेनरेट हो जाते हैं। तो मुख्यतः जो है 64 प्रकार के कॉडोन चाहिए, जिससे आनुवांशिकी कूट में वो मतलब प्रोटीन बनाने के लिए कॉडोन के रूप में फिक्स रहता है, जिसमें प्रोटीन बनता है। आइए इसको ध्यान रखिएगा, 64 होगा, 64 पर ही विशेष फोकस करना आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ण अंधता में रोगी नहीं पहचानता है। वर्ण अंधता, वर्ण अंधता को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस। आप कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस है ये, कलर ब्लाइंडनेस इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वर्ण अंधता। वर्ण अंधता में देखिएगा अक्सर जब जिसके आंख जो कलर ब्लाइंडनेस से शिकार होते हैं, वो अक्सर लाल और हरा में वो फर्क नहीं मालूम पड़ पाता। जैसे कि आप देखेंगे रेलवे में सिग्नल मेंटेन का जॉब करता है जो बंदा, सही है, उनको देखिएगा क्या होता है ना कि वो जब वो लाल रेड कलर देखता है तो उसको हरा दिखाई पड़ता है, और जब वो हरा कलर दिखता है तो उसको रेड दिखाई पड़ता। तो लाल और हरा में वो अंतर नहीं मालूम कर पाता। कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता का जो व्यक्ति शिकार होगा वो हरा और लाल में अंतर नहीं मालूम कर पाता है। तो आपका देखिएगा वर्ण अंधता में रोगी ये क्या पहचान नहीं पाता है, वर्ण अंधता में रोगी नहीं पहचानता है। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं। तो आप देखिएगा लाल तथा पीला रंग ये आपका गलत होगा। ये देखिए लाल तथा हरा रंग ये आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सही है, ये सही है आपका, ये इसको लगाइए। नीला तथा हरा रंग ये आपका गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। किसी भी सिग्नल मेंटेन में जब रेलवे में जॉब की जाती है तो उनको जो साइड विजन टेस्ट जरूर की जाती है, ताकि उसको ये ना मालूम पड़े कि वो व्यक्ति जो है कलर ब्लाइंडनेस से शिकार हो, उसके अंदर जो है वर्ण अंधता हो। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। वर्ण अंधता से शिकार व्यक्ति हमेशा लाल और हरा रंग में उसको अंतर नहीं मालूम पड़ता है, तो उसको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कहता है क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेन मॉडल प्रस्तावित किया गया था। वाटसन और क्रिक, ये देख रहे हैं आपका, ये डीएनए का सबसे सफल मॉडल लाया था। डीएनए का वाटसन और क्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का मॉडल था उसको बताया था डिटेल स्ट्रक्चर में। निर्गेबर्ग, ये तो आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 जैकब तथा मोनार्ड, ये सही है। यही जो है ऑपरेन मॉडल लाने वाले, ऑपरेन मॉडल को लाने वाले सबसे बड़े साइंटिस्ट थे जैकब तथा मोनार्ड, इन्होंने ऑपरेन मॉडल को लाया था। ऑपरेन मॉडल, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, इनमें से कोई नहीं, ये जो है आपका ये फिर गलत हो जाएगा। तो आप इसका याद रखिएगा, ऑपरेन मॉडल को लाने वाले जैकब तथा मोनार्ड थे, जिन्होंने ऑपरेन मॉडल को, ऑपरेन के मॉडल को, थ्योरम को जो है प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि एकिडना है, एकिडना आप देखेंगे ये मेमल होता है, मेलियम या मतलब उसको कहते हैं हम लोग स्तनधारी, स्तनधारी। ये मेमलिया जो होती है ये ऐसा मेमल है जो अंडा देती है, ये ऐसा मेमल है जो अंडा देती है, और अंडा देती है से अंडा फिर बाहर बड़ा होकर फिर निकलता फिर जाके। तो एकिडना जो है वो योजक करी है,
ये एकिडना जो होता है वो क्या है, योजक करी है, मतलब ये कनेक्टिंग लिंक है, पेरिपेटस को ये जोड़ने वाला कनेक्टिंग लिंक होता है, मतलब मेमेलिया के अंदर, ठीक है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा मतलब स्तनधारी जीव है जो अंडा देती है, सही, ओविपेरस होता है, तो आप सीधा बोलेंगे एकिडना। एकिडना जो है वो योजक करी का काम करता है, ये अवशेषिंग नहीं होता। हमारे शरीर में बहुत 200 से लगभग ऊपर जो है मतलब अवशेषीय अंग होते हैं जो हमारे शरीर में उसका काम, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है, इसके बाद कोकाइक्स होता है, बहुत सारे से है और मसल्स सेप्स बनता है बॉडी पर, वो होता है, तो ये सब अवशेषीय अंग का काम करता है। तो ये अवशेषीय अंग भी इसमें एकिडना में कोई बात नहीं है, विलुप्त प्राय जो जीव विलुप्त हो गए हैं, जो एक्सटिंक्ट कर गए, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, सही है, तो उसका भी एकिडना का कोई महत्व, तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका गलत आंसर। तो आपका ये एकिडना क्या है, योजक करी है, इसको इंग्लिश में कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। आप इसके ऊपर कनेक्टिंग लिंक हम लोग कह सकते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक योजक करी का काम करता है ये एकिडना, याद रखिएगा, एकिडना योजक करी है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं क्या है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा, घटपर्णी भी होता है इसमें। कीटभक्षी पौधा ऐसा पौधा जो मतलब कीट को खाता है, कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। ड्रोसेरा ये भी आ जाएगा आपका, ड्रोसेरा कीटभक्षी पौधा है। नेप्टीन्स ये भी आपका आ जाएगा, ये भी कीटभक्षी पौधा है। ए और बी दोनों, ये सबसे करेक्ट आंसर है, आप इसको मारिए। क्वेश्चन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर है, ये आपका। हाइड्रिला ये कीटभक्षी पौधा नहीं है, ये रहता। घटपर्णी मैंने बोला सही है, तो ये रहता है कीटप्रति। ड्रोसेरा और नेप्टीन्स दोनों है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है आपका। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो है वो सी, इसको मारिए, सी ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 13 है शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। शुक्राणु जनन, फिर वही स्पर्मेटोजेनेसिस इंग्लिश में कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस का कंट्रोलिंग किसमें किया जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। आप देख रहे हैं एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन ये जो है फीमेल का सेकेंडरी DARY सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब एस्ट्रोजन जो है ये मादा हार्मोन है जो मुख्यतः द्वितीय लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है। ये LH जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन शॉर्टकट में कहते हैं इसको LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रहता, यही आपका शुक्राणु जनन को कंट्रोल करता है। ये LH आप ले लीजिए, सही ऑप्शन है ये। बाकी आपका ये एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल फीमेल के कंट्रोल करेंगे। इनके देखिए एंड्रोजन जो है वो मेल हार्मोन है, मेल सेक्सुअल कंट्रोल जो नर का जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होता है उसको ये कंट्रोल करता है, एंड्रोजन। आप इसको ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन फीमेल को, एंड्रोजन मेल को, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तो मुख्यतः जो है LH जो है वो मतलब शुक्राणु जनन के क्रिया को नियंत्रण करता है, आप इसको लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के तरफ देखेंगे LH, इसी को देखेंगे मतलब oogenesis में भी जो है ये हेल्प करता है, अंडोत्सर्ग होता है उसमें भी देखेंगे, इसमें LH का कंसंट्रेशन 14वें दिन सबसे ज्यादा रहता है, इसको भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आइए मेरे फिर से मैं कहूंगा कि डिटेल जानने के लिए आप चलिए मेरे YouTube चैनल पर देखिए, उसको अच्छे से मैं इस पर वीडियो बनाया हूं। देखिए अगला है मानव रुधिर AB वर्ग में है, मानव रुधिर AB वर्ग में है। पहले तो आप इसको देख लीजिए, ब्लड ग्रुप जो है वो क्या क्या है। ब्लड जैसे ये आपका रह गया एंटीजन, और इधर हम रख देते हैं एंटीबॉडी है। 3 कॉलम मैंने बनाया है, इसमें मान लीजिए ब्लड A है, AB है, AB और O ब्लड ग्रुप देखेंगे, तो इसमें आपका ये A ही रह जाता है, ये B, इसका B देख लीजिए, इसका A देख लीजिएगा, ये आपका हो गया AB, इसमें आपका AB रहेगा एंटीजन, इसमें आपका एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित, ये एब्सेंट। इसमें देखिएगा O ब्लड ग्रुप में एंटीजन एब्सेंट रहता पर इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, आप इसको देखिएगा AB रहता है इसमें। तो अब बात ये आती है कि आप ध्यान से समझोगे कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मानव रुधिर में AB वर्ग में, मानव ब्लड ग्रुप के AB, इसमें जो है इसमें आपका क्या रहता है, AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी उपस्थित होता है,
एंटीबॉडी एब्सेंट है यार, गलत है ये ऑप्शन आपका। कहता है एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, ये सही है, एंटीबॉडी जो है इसमें अनुपस्थित होता, तो आप ये आंसर करेक्ट मारिए, ये आपका सही है। बाकी एंटीबॉडी ए उपस्थित रहता, ये भी गलत है आपका ऑप्शन। एंटीबॉडी भी उपस्थित रहता, ये भी आपका गलत है, सही है। तो सबसे सटीक आंसर आप ध्यान रखेंगे, बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव ग्रुप के ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज, सही है, अक्सर देखिएगा ए बी में एंटीबॉडी एब्सेंट रहता, अनुपस्थित रहता, वहीं पर अगर ओ ब्लड ग्रुप में चल जाएगा तो ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो है अनुपस्थित रहता, दोनों में अनुपस्थित है, पर ये एंटीजन है और ये आपका एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी जो है शरीर से लड़ता है और एंटीजन जो है बाहरी फैक्टर जो बॉडी में इंटर करता है और बीमारी के रूप में वो रहता है। आइए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ देखा, ध्यान से रखिएगा, मानव रुधिर में ए बी वर्ग में जो है एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गोल्डन राइस में पाया जाता है, पिछले भी मतलब सीरीज में मैंने ये बताया था, गोल्डन राइस में पाया जाता है, तो विटामिन ए का स्थानांतरण किया गया था, ये आपका सही आंसर है। विटामिन ए जो है वो गोल्डन राइस में स्थानांतरित किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। राइस भी दे देता है कभी कभी, ये आपका विटामिन B12 गलत है, विटामिन सी भी गलत है, विटामिन डी भी गलत है, इसको आप याद रखिएगा। विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में मुख्यतः पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, क्या प्रस्तावित किया था, सहलग्नता के नियम को। टीएच मॉर्गन थे, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, टीएच मॉर्गन, फिर इसके बाद वाटसन और पुन्नेट थे, इसने भी एंड पुन्नेट, वाटसन और पुन्नेट थे, से इन्होंने मतलब रिपल्सन और जो है रिपल्सन थ्योरी को इन्होंने ही दिया था, दोनों मिलकर। टीएच मॉर्गन के नाम जाता है संलग्नता का नियम, संलग्नता जो लिंकेज जो है वो इसने बताया था। क्रॉसिंग ओवर को फिर इन्होंने स्पष्ट किया था। 10% ऊर्जा का नियम, ये भी आपका गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। मेंडल का प्रस्तावित अनुवांशिकता का नियम, ये आपका सही आंसर है, आप इसमें आप सही मारिए। मेंडल ने ही अनुवांशिकता के नियम को बताया था। अनुवांशिक से संबंधित जो नियम की खोज की गई थी वो सब मेंडल के नाम है, तो अनुवांशिकता का नियम इसी में आता है, ये आपका नियमम लिखा गया, नियम थोड़ा सा रखिएगा, ये आपका सही आंसर, नियम कर दिए, नियम लिखा गया था, ये रहेगा। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो मेंडल ने कौन सा नियम प्रस्तावित किया था, अनुवांशिकता का नियम, ध्यान रखेंगे, बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन 17 हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, मिट्टी को हम लोग उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में क्या सहायक है, तो कीटनाशक, ये आपका गलत है, मिट्टी को उपजाऊ कीटनाशक नहीं हो, जैविक खाद, ये सही है, ये आपका सही ऑप्शन है। ईस्ट भी जो है, ईस्ट भी, ये भी गलत होगा, ईस्ट से मिट्टी की उपजाऊ नहीं बढ़ा सकते, इनमें से सभी ये ऑप्शन भी गलत है। तो आप बेसिकली जैविक खाद जो होता है, जैविक खाद के द्वारा, जैविक खाद का प्रयोग करके हम लोग जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को और बना सकते हैं, फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ये रहता, अन्यथा फिर डिक्रीजिंग में जाता है। चलिए अगला देखते हैं। बाकी तो आप रासायनिक खाद भी होते हैं, उसमें मुख्यतः जो फॉस्फेट रहता है, यूरिया रहता है, जिंक, थायमेट, इन सब चीजों का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग है निम्न में से कौन, ना, खसरा। ये देखिए खसरा जो है मुख्यतः व्यक्तियों के खांसने से फैलता है, जब व्यक्ति मतलब खांसता, जिन व्यक्ति को खसरा हो जाता है तो वो व्यक्ति खांसता है, तो खांस के साथ जो छींक की बूंदें निकलती है, उन बूंदों के साथ जो है जो अगल बगल के व्यक्ति रहते हैं उनको प्रभावित करता है और उनमें भी जो है खसरा की बीमारी दर लेती है। तो ये आपका गलत है, यौन संचारित रोग नहीं है ये खसरा का, ये बीमारी ध्यान रखें। ट्यूबर, टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलाई बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम से धरता, ये माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर कोलाई, इससे ये पकड़ता है, ये भी आपका सही है, ये गलत है, सही नहीं है, गलत है। यौन संचार, गोनोरिया, ये आपका धरता बैक्टीरिया, नेसरिया गोनियाई की वजह से, नेसरिया गोनियाई की वजह से ये धरता है, ये भी जो आपका यौन संचारित रोग है, गोनोरिया। टाइफाइड, ये आपका बुखार है, टाइफाइड भी आपका नहीं आएगा, सबसे सटीक आंसर ये होगा। गोनोरिया जो है, दो गोनोरिया देखिएगा प्राय फीमेल में होता है, मतलब गोनेरिया जो है प्राय मतलब गोनेरिया देखिएगा मेल में धरता है गोनेरिया। वहीं सिफिलिस एक बीमारी होती है, सिफिलिस जो है प्राय फीमेल में पकड़ती है, योनि में देखिएगा वेजाइना, योनि के शराब में जो है ये सिफिलिस बीमारी रहती है। गोनेरिया प्राय मेल को पकड़ता है, ये मेल जो है यौन संचारित रोग है, अगर असुरक्षित यौन संबंध बनाया जाए तो ये बीमारियां धर लेते हैं। गोनेरिया प्राय सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसको हम लोग एसटीडी डिजीज भी कहते हैं, इसको शॉर्टकट में एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको याद रखिएगा, एसटीडीज।
ठीक है, गोनेरिया को, टाइफाइड आपका ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, युग्मनज होता है, युग्मनज होता है अगुणित। अगुणित का मतलब एक केंद्रक, द्विगुणित का मतलब 2n, डिप्लॉयड जिसको हम लोग कहते हैं, त्रिगुणित का मतलब 3n, ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। इनमें से सभी ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो युग्मनज जो होता है जायगोट, इसको हम लोग कहते हैं जायगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। तो इसको आप द्विगुणित लगाइए, ये थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा है। जायगोट जो होता है द्विगुणित, द्विगुणित होता है, इसको आप सही आंसर में लाएंगे। इसको हम लोग डिप्लॉयड कहते हैं, डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड रहता है। तो इसको लगाइएगा युग्मनज। वही युग्मक अगर पूछता है, युग्मक सिर्फ रहता, युग्मक, युग्मक को हम लोग कहते हैं गैमेट। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आप इसको कह देते हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड बेसिकली n होता है, n का मतलब एक केंद्रक, 2n का मतलब ये 2n हुआ, इसका मतलब दो केंद्रक होगा। तो युग्मनज तब बनता जब ओवम और स्पर्म दोनों फ्यूजन करता, तब जायगोट तैयार होता। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जायगोट तैयार होता। तो ये बेसिकली आपका द्विगुणित नेचर का होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। त्रिगुणित में एंडोस्पर्म आ जाता, भ्रूणपोष कहते हैं जिसको, वो आ जाएगा। इनमें से सब ये गलत आंसर, तो इसका सटीक आंसर मारिएगा द्विगुणित, नंबर बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लास्ट है 20वां क्वेश्चन। निम्न में से किसे मेंडल की संज्ञा दी गई थी? निम्न में से किसे मेंडल की संज्ञा दी गई थी? ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 वैज्ञानिक आए थे 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में जब मेंडल चले गए थे, उनके बाद जो है 3 वैज्ञानिक आए। 3 का नाम था, एक थे शेरमैक, शेरमैक में लिखा, देखिए ये ऑप्शन शेरमैक है। एक ह्यूगो डेब्रिज, ये भी सही है आपका। कॉरेंस को, ये भी सही है आपका। तो मुख्यतः इनमें से सभी, अगला ऑप्शन ये है, इनमें से सभी। तो ये ऑप्शन आप करेक्ट आंसर है, इसमें मारिए। कभी कभी ऐसा भी पूछ देता, ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन वैज्ञानिक को मेंडलिज्म की संज्ञा दे देगी। तीनों में से किसी एक वैज्ञानिक का आपको नाम दे दिया जाएगा। उनमें से आपको जैसे लिख देगा, एक में ऑप्शन दे देगा मॉर्गन साहब थे, एक में दे देगा लेके मान लीजिए बोवेरी साहब थे, दूसरे में ऑप्शन आपको दे दे कॉरेंस थे, तीसरा ऑप्शन दे इनमें से कोई नहीं। तो आप कॉरेंस जो है सही आंसर मारिएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो मेंडलिज्म की संज्ञा, जो मेंडलिज्म की संज्ञा का मतलब ये होता कि जो मेंडल साहब ने रिसर्च किया, जो मेंडल साहब ने खोजा, तो क्या वो उसमें सत्यता थी, क्या उन्होंने जो बताया वो सच्चाई थी। इन चीजों को, ट्रूथनेस को जांचने के लिए इन तीनों वैज्ञानिक ने मेंडल के किए हुए प्रयोग को फिर से रिवीजन किया, और उन रिवीजनों को तैयार करने के बाद फिर एक रिपोर्ट सौंपा कि यार आप जो बात बोले हो ना वो आप सही है, सब कुछ सही है। तो उनके वजह से इन तीनों वैज्ञानिकों को मेंडलिज्म की संज्ञा दी गई। तो तीनों में से कोई ऑप्शन दे सकता, आप उसको डील कर लीजिएगा। तीनों वैज्ञानिक थे, कॉरेंस थे, ह्यूगो डेब्रिज थे, शेरमैक थे, और इनमें से सभी ऑप्शन दिया हुआ। तो ये जो है मोस्ट करेक्ट सही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगाओ, ये ऑप्शन सही है। तो ये आज यहीं तक रहा, अगला क्वेश्चन नहीं है, बस 20 क्वेश्चन का हमने ये जो है हर दिन, हर एक दिन नए सिलसिले में मैं जो पर डे ये वीडियो ला रहा हूँ, जिसमें 20 क्वेश्चन जो आपके एमबीबीआई क्वेश्चन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को देखिए अच्छे से, यहीं से प्रश्न जो है प्राय बेसिकली पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है इस टाइप से क्वेश्चन, मतलब इसी बेस पर फिर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दे, और पैटर्न चेंज करके आपको इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस पर अच्छे से तैयारी करें, देखें इसको। फिलहाल आपने देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। फिर से मैं कहूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। और अगर आप नए हो तो फिर से सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। इससे और हमें मोटिवेट भी करते थे ताकि आने वाले वक्त में और मैं वीडियो बना पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। सी थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।